तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर में आप लोग को बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर दो पार्ट अवेलेबल होते हैं। एक पार्ट का नाम होता है सेंट्रल मेटल एटम और एक का नाम होता है लिगेंड, जिसमें अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्या चीज़ से रिलेटेड, सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैसा भाग जो एकदम कहा जाता है कि जो ऐसे घर बना होता है, ब्रैकेट बना होता है, ब्रैकेट के जस्ट बगल में रहता है। अब यहाँ पर आपके पास बताया क्या जा रहा है, जरा सा देखिएगा। ये वाला हो सकता है कि ब्लू कलर से लिखा हुआ वीडियो में साफ साफ नहीं दिखाई दे, तुम लोग को तो साफ साफ दिखाई दे ही रहा होगा। देखिएगा, ये लिखा हुआ है द एटम आयन इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर विच इज अटैच टू डिफिनिट नंबर ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड सेंट्रल एटम, यानी कि उप सहसंयोजक भाग में उपस्थित परमाणु आयन जो निश्चित संख्या में लिगेंड से जुड़ा रहता है उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। बात सही है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग कि ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास दिया हुआ है CONH36 और ब्रैकेट +3, यानी कि इसमें जो आपके पास ये CO है ये लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यानी जितने आपके पास लिगेंड होते हैं लिगेंड के साथ यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जुड़ा हुआ रहता है। फिर यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहा जा रहा है कि ये सेंट्रल मेटल एटम निकेल है, और निकेल जो है ये कोबाल्ट जो आपके पास है, फिर Fe जो आपके पास है, यहाँ पर Fe आपके पास है। तो ये सभी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेंट्रल मेटल एटम भाग होता है। अब देखिए, द मेटल एटम प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स स्फीयर एंड हैविंग एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर ग्रुप। कहा जाता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल एटम होते हैं यानी सेंट्रल मेटल एटम होता है वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर होता है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। समझ गए, इलेक्ट्रॉन ही देता नहीं है किसी को, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही क्या करता है, ग्रहण करता है। बताए थे पिछले क्लास में हम लोग कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस प्रकार का बंधन पाई जाती है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड वैसा बॉन्ड होता है जिसमें कहा जाता है कि सेंट्रल मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन खर्चा नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन का खर्चा किससे करवाता है, ई लिगेंड से। जितने भी लिगेंड आपको दिखाई दे रहे होंगे सभी लिगेंड से ये खर्चा करवाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लेता है और खाता है। समझ गए, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम एक प्रकार का क्या होता है, ल्यूइस एसिड होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि सेंट्रल मेटल एटम को हम लोग किस नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन रहता है नीचे में, ल्यूइस एसिड, ल्यूइस बेस, फलाना ठिकाना चीज। तो अब यहाँ पे बताइएगा कि सेंट्रल मेटल एटम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ल्यूइस एसिड के नाम से जानते हैं। फिर कहा जाता है कि इन मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए इसका हिंदी छूट गया है, जैसा लिख लीजिएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि संकुलन यौगिक, संकुल यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में संक्रमण तत्व होते हैं। समझ गए, यानी कि यहाँ पर आपके पास होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक में जितने भी सेंट्रल मेटल एटम होंगे वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट ही होगा। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग डी ब्लॉक को डी ब्लॉक के नाम से जानते थे। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट आते थे, जैसे स्कूटी वाली एगो ट्रिक बताया था ना तुम लोग को, स्कूटी वाली फिर क्या कुछ करके था, भूल रहे हैं। देखो ये स्कूटी वाली फिर क्यों निकले, कुछ ऐसी करके था, ध्यान में नहीं है। देखिए सेंट्रल मेटल एटम में भी निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको जरा सा विशेष रूप से समझते हैं। देखिएगा सेंट्रल मेटल एटम के बारे में। स्कूटी वाली क्यों माने, फिर कोई निकला कॉपर जिंक, उसको तो चाहिए कुर्ती जींस, जिसमें एसी से स्कैंडियम और टी से आ जाता था क्या चीज, स्कू से स्कैंडियम, टीआई से टाइटेनियम, बाली को वेनेडियम बोलते थे। इसी प्रकार से कहाँ तक चले जाते थे, जिंक तक।
अब देखा जाए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कहता है कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर होते हैं। कॉम्प्लेक्स स्फीयर को हम लोग कुछ इस तरीका से जानते हैं कि इस तरीका से, यानी कि ब्रैकेट वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स स्फीयर कहते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर में बताया गया है आपके पास कि यहाँ पर जो उपस्थित होता है वो सेंट्रल एटम होते हैं, और जो छोटी ब्रैकेट में घिरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड। और यहाँ पर एन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ लिगेंड। यानी कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर में यही दो चीज की उपस्थिति होती है, एक सेंट्रल मेटल एटम का और एक आपका लिगेंड का। यही दो चीज मिल करके आपका क्या चीज का निर्माण करता है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर का। अब देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काउंटर आयन हो या ना हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स स्फीयर का होना अति आवश्यक है। ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है तभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मानते हैं। यदि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स स्फीयर नहीं दिया हुआ रहे तो उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बोल सकते, ठीक ना। अब देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड होते हैं। अब सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बताया जाता है आपके पास कि जो भी यहाँ पे एटम होगा, यानी कि जो भी यहाँ पे आपके पास परमाणु होंगे, ये परमाणु मेटल नेचर का होगा, मेटल नेचर का होगा। अब मेटल नेचर कहने का मतलब है ब्रदर कि ये धातु स्वभाव का होता होगा। अब बताइए कि धातु स्वभाव कहने का मतलब कि ये मेटल्स रूल को फॉलो करता होगा, यानी कि धात्विक गुण को फॉलो करता है। अब बताइए कि मेटल्स नेचर सबसे ज़्यादा कहाँ पे हमें प्राप्त होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में प्राप्त होते हैं। यानी कि आपको पता है कि डी ब्लॉक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल ग्रुप, ट्रांजिशन मेटल ग्रुप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण धातु समूह, संक्रमण धातु समूह। अब देखिए, यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स स्फीयर होता है और उस कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, और इस सेंट्रल मेटल एटम मेटल नेचर को फॉलो करता है। और मेटल नेचर को फॉलो करने का मतलब कि ये कौन सा ब्लॉक से बिलोंग करेगा, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट। जैसे यहाँ पर आपके पास कुछ एलिमेंट होते हैं, स्कूटी वाली, क्यों, माने, फिर, कोई, निकला, कॉपर, जिंक, और कुछ कुछ होते हैं जैसे प्लेटिनम होता है, एयू होता है, एजी होता है। ये सभी आपके पास सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये सब जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहा जाता है कि जितने एलिमेंट हैं ये सब दबंग आदमी है। यानी कि ये सभी आपके पास एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तुम हमको दिए, हम रख लिए, तो हमारा नेचर किस चीज़ से मिलेगा, ल्यूविस एसिड से मिलेगा, यानी कि एसिड नेचर का होता है। यानी कि वैसा परमाणु, ये सब वैसा परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, लिविस अम्ल के नाम से। 11 क्लास में पढ़ाए थे आप लोग को लिविस बॉन्ड के बारे में, शेयरिंग बॉन्ड के बारे में, जिसको साझेदारी बंधन में बताया गया था। अब देखिए, ये एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं लिविस एसिड के नाम से। हम लोग सब किसको जान रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को। अब यहाँ पर कहा जाता है बाबू, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो NiCO होल 4, NiCO होल 4। अब एक बात बताओ, NiCO होल 4 है, जैसे मान लो कि कोई तेली बनिया के दुकान में गए, ठीक ना। अब जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ पे काउंटर होता है, काउंटर होता है ना आगे में। जैसे मान लो हमारा कोई दुकान है,
तो उस दुकान में आगे पहले क्या होता है, काउंटर लगा होता है। तो काउंटर दुकान में रहे या ना रहे, काउंटर आयन दुकान में रहे या ना रहे, सामान और मालिक होना चाहिए, तब दुकान से सामान हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ पे हमारा काउंटर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम ऐसे बैठ खड़ा है, पीछे में हमारा पूरा दालमोट बिस्कुट भरा हुआ है, समझ गए, सरफ सोडा एकदम धरले है। अब होने से आप लोग आए और कहे कि सर जी हमको दीजिए सरफ 1 किलो। काउंटर रहे या ना रहे, यहाँ पड़ी सेंट्रल मेटल आइटम हम हैं और हमारा लिगेंड यानी पीछे हमारा साबुन सोडा सरफ धरा हुआ है, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्फीयर में मुख्य रूप से कहा जाता है कि आपके पास ये चीज होता है और ये चीज होता है। अब देखिए, अब देखा जाए यहाँ पर जो निकेल है बाबू, यहाँ पर ये क्या चीज है, निकेल। बताइएगा कि निकेल किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है ना। यानी कि जब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो बताइए कि निकेल एक प्रकार का कैसा एलिमेंट हो जाएगा, ये ट्रांजिशन मेटल हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ पर ऐसा इंसान होता है जो कहता है कि हम इस तरीका से बॉन्ड बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो किसी भी सेंट्रल मेटल एटम, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होता है जो लिगेंड को जोड़े हुए रखता है, जो लिगेंड को जोड़े हुए रखता है। यानी कि ये वाला आपके पास लिगेंड है, ये आपके पास लिगेंड है, और इस लिगेंड को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये वाला सेंट्रल मेटल एटम। यानी कि ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर का वैसा भाग सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है जो लिगेंड को जोड़े रखता है। समझ गए, लिगेंड को जोड़े रखता है। नहीं तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर लिगेंड की उपस्थिति होती है। चारों ओर क्या होता है, लिगेंड की उपस्थिति होती है। तो बताइए, ये वही पार्ट है जिसके चारों तरफ देखिए यहाँ पर कौन उपस्थित है, लिगेंड उपस्थित है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम। और इसको हम बोल देते हैं क्या चीज, लिगेंड। और ये जो बीच में, इन दोनों के बीच में सेंट्रल मेटल एटम और यहाँ पर लिगेंड के बीच में जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे, इस बॉन्ड को हम बोल देते हैं कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड को कौन सा बॉन्ड जोड़े रखता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जोड़े रखता है। यहां तक कोई दिक्कत, सेंट्रल मेटल एटम समझ में आ गया। चलिए नोट कीजिए। देखिए बाबू, यहां पर बताया जाता है आपके पास, अरे राज बैठनो, कहा जाता है कि नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम फॉर यूपीएससी नेमिंग। यदि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप नाम लिखते हैं या किसी कॉम्प्लेक्स स्फीयर पार्ट का आप नाम लिखते हैं, तो उसका जब नाम लिखा जाता है तो एक सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखने के लिए बहुत वहाँ पे अनिवार्य माना जाता है। तो सेंट्रल मेटल एटम में आप क्या नाम लिखिएगा उसको यहाँ पे बताया गया। देखिए यहाँ पर बताया गया बाबू कि आईयूपीएसी नाम में सेंट्रल एटम का नाम, यानी कि जब आईयूपीएसी नेमिंग आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का करिएगा तो उस समय सेंट्रल एटम का नाम क्या क्या होता है जरा सा देखिए। जैसे अभी आपको दिखाई दिया होगा Fe, मैक्सिमम जगह एग्जांपल में Fe लिए है, K4 FeCN6, यानी कि Fe आपको ऐसे दिखाई देता है। तो Fe को हम लोग जनरल नाम में क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं फीरेट। इसका क्या नाम हो जाता है, फीरेट। ये आईयूपीएसी नाम में यूज किया जाता है, फीरेट। फिर यहाँ पर Ni अगर रहे तो Ni को हम लोग क्या बोलते हैं, निकेल, और इसका नाम भी क्या हो जाता है, निकेल ही हो जाता है। अब यहाँ पर आपके पास कोबाल्ट दिया हुआ हो तो ये आपका कोबाल्ट ही हो जाएगा। फिर अगर आपके पास यहाँ पे Cu कॉपर दिया हुआ हो तो इसको तो हम लोग कॉपर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्यूपरेट हो जाता है।
क्यूपरेट हो जाता है। जिंक का नाम सुने होंगे Zn, तो ये आपके पास जिंकेट हो जाता है, जिंकेट। Cr की बात करते हैं, कुछ कुछ में देखिए चेंज नहीं होता है, जैसे निकेल है, कोबाल्ट है, इसका चेंज नहीं हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं CH को क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम को यहाँ पर इसका नाम हो जाता है क्रोमेट, क्रोमेट। और यहाँ पे हम लोग Pt बोलते हैं प्लेटिनम को, प्लेटिनम को। तो प्लेटिनम को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका नाम हो जाता है प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। फिर इसी प्रकार से आपके पास होता है मैंगनीज, तो मैंगनीज को यहाँ पे हम लोग मैंगनीज ही कहते हैं, यहाँ पे इसको मैंगनीज ही कहते हैं। देखिए फिर यहाँ पे आपके पास होता है Ag, Ag को बोलते हैं सिल्वर, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं अर्जेंटीनेट, अर्जेंटीनेट, अर्जेंटीनेट। Au अगर मिल जाए अगर आपको कभी, तो Au को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, गोल्ड, और इसको बोला जाता है एवरेट, इसको क्या बोलते हैं, एवरेट। यानी कि यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि फेरम इसका होता है नाम, आयरन को क्या चीज़, फेरम, जिसके नाम के अंत में IUM लगा हुआ है उसका नाम के पास, यानी कि सिल्वर में भी यहाँ पे होता है क्या चीज़, अर्जेंटीनम, अर्जेंटीनम, इसको बोलते हैं AURUM, एवरम। तो एवरम जो आपके पास लिखा हुआ है, जिसके लास्ट के नाम के साथ IUM लगा रहता है, उसमें इसका IUPAC नेमिंग में क्या लिख देते हैं, ATE लिख देते हैं। IUPAC नेमिंग जब कीजिएगा, जैसे एक बात बताओ, यहाँ पर ब्रदर दिया हुआ है आपके पास K4FeCN6, ठीक है। अब बताओ सेंट्रल मेटल एटम है ना, तो सेंट्रल मेटल एटम Fe को हम लोग क्या लिखते हैं, फीरेट। यानी कि IUPAC नेम जब लिखेंगे तो क्या चीज़ का नाम यूज करेंगे, फीरेट का। अगर मान लेते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के जगह पे हमारे पास कोबाल्ट रहता CO, तो इस जगह पर यदि CO उपस्थित होता है तो हम बोल देंगे क्या चीज़, कोबाल्ट, समझ गए। अगर इस जगह पर उपस्थित होता है Pt, तो Pt को हम क्या बोल देंगे, प्लेटिनेट, समझ गए। यानी कि कुछ सेंट्रल एटम जो हमारे पास होते हैं IUPAC नेम लिखने में ज़्यादा यूज किया जाता है ये सब का, समझ गए। तो ये IUPAC नेमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए जरा सा इसको नोट कीजिएगा आप लोग फटाक से। चलो अंकिता, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के रूप में। अब ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर का कुछ उदाहरण लिया गया है, जिसमें आप लोग को यहाँ पे कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, जरा सा समझिएगा। ये हमारे पास मेरे भाई क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स स्फीयर है। इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर में जो कॉपर आपको दिखाई दे रहा है ये सेंट्रल मेटल एटम है, और ये वाला आपके पास क्या होता है, लिगेंड होता है। जब इसको आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर में आपको कुछ इस तरीका से दिखाई देता है, बीच में आप कॉपर को रखते हैं, बाकी सभी जगह लिगेंड को जोड़ देते हैं। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर लिगेंड होते हैं, समझ गए। यानी कि लिगेंड के चारों तरफ, लिगेंड के बीच में क्या होता है आपका, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि जब इस तरीका से बॉन्ड बना करके ब्रैकेट को आप डाल देते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है, बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। जितने भी सेंट्रल मेटल एटम होंगे ये कहा जाता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को रखता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कहने का मतलब कि इसका ऑक्सीकरण संख्या बदलते रहता है। ये कभी प्लस के रूप में भी हो सकता है, कभी माइनस के रूप में भी हो सकता है, और कभी जीरो के रूप में भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर NH3 की बात करते हैं तो बताइएगा कि एक अमोनिया पर कितना चार्ज होता है। ये न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड आपके पास क्या चीज़ हो जाएगा, जीरो, समझ गए।
तो बताइए कि ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पर कॉपर का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यानी कि NH3 जो आपके पास है यहाँ पर आपका न्यूट्रल लिगेंड के रूप में जाना जाता है। अब देखिए एक कॉपर पर -1 चार्ज होता है, तो 6 क्लोरीन पर कितना हो जाएगा -6, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा +6। अब यहाँ पर आपके पास कह रहा है कि एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, तो 6 साइनाइड पे कितना हो जाएगा -6। यहाँ पर +1 होता है एक पोटेशियम का, तो मल्टीप्लाई 4 बराबर +4। अब बताइए कि -6 करने के लिए इसका वैल्यू कितना लिखना पड़ जाएगा हमें +2, यानी कि हमको यहाँ से ये चीज़ पता चला कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया जाता है आपके पास कि ये सभी जो ये सेंट्रल मेटल एटम होते हैं ये आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण संख्या बदलते रहता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी न्यूट्रल भी हो सकता है, और कभी आपके पास कहा जाता है कि निगेटिव भी हो सकता है। अब देखिएगा कि जब यहाँ पर, हाँ पूछिए, हाँ NH3 PH3 H2O ये सब न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। कहाँ पे? हाँ तो यहाँ पे PH3 भी लग जाएगा तो 0। ना ना ऐसा कोई नियम नहीं, उसमें हम बताएंगे, लिगेंड पढ़ाएंगे ना तो लिगेंड में बताएंगे कि लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, उसमें याद करना पड़ता है। कैसे सेंट्रल मेटल एटम को भी हम लोग याद किए ना कि Zn रहे तो जिंक लिखेंगे, Fe रहे तो फीरेट लिखेंगे, Au रहे तो एवरेट लिखेंगे, अभी याद किए ना। उसी प्रकार से लिगेंड का नाम याद करना पड़ता है, लिगेंड का संख्या याद करना पड़ता है, लिगेंड कौन कैटेगरी का होता है ये जरा ध्यान देना पड़ता है। कैटेगरी होता है, 3 टाइप का लिगेंड होता है, अगला टॉपिक में लिगेंड ही पढ़ाएंगे। अब देखिए PTCl6, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताइए कि सभी लिगेंड को कौन जोड़ करके रखा हुआ है, PT रखा हुआ है, यानी कि PT एक प्रकार का क्या चीज है सेंट्रल मेटल एटम। इसका काम क्या होता है कि E से कहता है कि भैया इलेक्ट्रॉन तुम हमें दो, तो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है ये ले रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि इसको हम क्या बोलते हैं एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या कहलाते हैं ल्यूविस एसिड कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये बंदा ल्यूविस अम्ल कहलाता है, समझ गए। यानी कि जितने भी सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो ल्यूविस एसिड होता है। अब बताइए एक चीज पूछता है क्वेश्चन में यहाँ पर कि सेंट्रल मेटल एटम को ल्यूविस एसिड क्यों कहा जाता है। सेंट्रल मेटल एटम को ल्यूविस एसिड क्यों कहते हैं बताओ। अब ये जस्ट बताएं। अरे भैया इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला इंसान क्या कहलाएगा ल्यूविस एसिड कहलाएगा, समझ गए। अब कोई तुमसे एग्जाम में पूछ दे ये वाला तो बता दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको जरा फटाक से नोट कीजिए। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा 4K, और ये बन जाएगा Fe, यहां पर Cn, 6 Cl लगा दोगे, ये बन गया आपके पास। सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में। चलिए अंकिता अपना काम कीजिए।